हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन इन द ब्रिटिश लिटरेचर सीरीज। इस सीरीज में हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की सारी एजेस डिटेल में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एज ऑफ रिवाइवल। हमने लास्ट वीडियोस में जो खत्म किया था एज ऑफ चौसर, उसके हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। चौसर की एज के बाद 150 साल का जो पीरियड है, 150 साल तक का जो पीरियड है इंग्लैंड में, उसे एक डार्क एज या डार्क पीरियड माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर लिटरेचर में कोई खास ग्रोथ नहीं हुई थी। इसे एज ऑफ रिवाइवल भी कहा जाता है, जो चौसर की डेथ यानी कि 1400 से स्टार्ट होकर 1550 तक का टाइम पीरियड माना जाता है। अब इसे डार्क एज क्यों कहा जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि चौसर एक बहुत ही रिनाउंड ऑथर थे, उनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। बट उनके बाद ऐसे कोई भी ऑथर नहीं हुए जिन्होंने एक अच्छा लिटरेचर इंग्लिश को दिया हो। इसीलिए जो ये 150 साल का पीरियड है, इसमें कुछ कुछ ऑथर्स आए, चौसर को फॉलो करने वाले स्कॉटिश चौसरियंस आए, बट फिर भी उनका जो लिटरेचर है वो उतना दमदार नहीं था। बट इस एज की एक अच्छी बात ये है कि इससे एलिजाबेथन एज को एक पैसेज मिला, एंड एलिजाबेथन एज एक गोल्डन एज मानी जाती है लिटरेचर की। एक भरे अंधेरे के बाद एक सूरज की रोशनी की किरण हमें एलिजाबेथन एज में दिखाई देती है। एलिजाबेथन एज, जिसको हम गोल्डन एज कहते हैं लिटरेचर की, उसमें ड्रामा ने बहुत ज्यादा फ्लरिश किया, पोइट्री ने, प्रोज ने, हर फील्ड में उस एज में एक अच्छा टाइम पीरियड था। एज ऑफ रिवाइवल को हम आज समझेंगे। एज ऑफ रिवाइवल को समझने के लिए हमें कनेक्ट करना होगा उस टाइम पीरियड के जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे थे, जो सोशल चेंजेस उस टाइम पर हो रहे थे, लड़ाइयां जो हो रही थी, जिसकी वजह से लिटरेचर पीछे रह गया। जब भी पॉलिटिकली, सोशली, रिलीजियसली कोई भी कंट्री या कोई भी समाज एक्टिव होता है, अच्छा रहता है, तभी उस टाइम पीरियड में अच्छा लिटरेचर हमें मिलता है, जो कि एलिजाबेथन एज में हमने देखा। बट इस टाइम पीरियड पर क्या पॉलिटिकल सिचुएशन थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जितने भी इंपॉर्टेंट ऑथर्स हमें एज ऑफ रिवाइवल से करने हैं, जिसमें से हमें क्वेश्चंस आते हैं, उनके कौन से वर्क से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं कि पॉलिटिकली क्या हो रहा था इंग्लैंड में। इस टाइम पर इंग्लैंड के राजा थे हेनरी 5। मैं आपको जो इस सीरीज में करवा रही हूं, मैं पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लिटरेचर के साथ जोड़ के आपको समझा रही हूं। तो हमने पीछे भी राजाओं को किया था, उन्हीं के कॉन्टिन्यूएशन में हम सारे राजा रानियों को पढ़ेंगे, क्योंकि वो लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इस टाइम पर जो राजा हैं वो हैं हेनरी 5। हेनरी 5 जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी हम कह सकते हैं राजा थे, जो फ्रांस पर अपना आधिपत्य जताना चाहते थे, फ्रांस को जीतना चाहते थे। वहां से उन्हें एक फ्रेंच वाइफ भी चाहिए थी और बहुत सारा पैसा, फ्रेंच रेवेन्यू भी वो जनरेट करना चाहते थे। इसी इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने एक बड़ी आर्मी जो है वो बनाई, एंड उन्होंने क्या किया, फ्रांस के ऊपर चढ़ाई कर दी, अटैक कर दिया। 1415 में बैटल ऑफ अजीनकोट हुआ एंड हेनरी 5 की जीत हुई। फ्रांस ने हार मान ली एंड ट्रीटी ऑफ ट्रॉय के तहत इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजा की सारी बातों को मान लिया। अब हेनरी 5 जो है उनकी डेथ हुई 1422 में। हेनरी 5 की डेथ के बाद उनके बेटे हेनरी 6 जो हैं वो गद्दी पर बैठे, वो राजा बने। अब वो कैसे राजा थे, वो बिल्कुल अपने फादर की शेडो थे, बट अपने फादर की तरह उनके अंदर पावर की भूख नहीं थी। उनको जो मिला वो उसमें संतुष्ट थे। उनके अंदर उतना पैशन, उतनी समझदारी नहीं थी जितनी उनके फादर के पास थी, और वो अपने दरबारियों की बात भी सुनते थे। हेनरी 5 ऐसा नहीं करते थे, वो अपनी मर्जी चलाते थे। ठीक है, तो ये सब हुआ एंड इसी एटीट्यूड की वजह से हेनरी 6 ने फ्रांस को फिर से खो दिया। जो फ्रांस के एक लीडर रहे हैं जॉन ऑफ आर्क, उन्होंने हेनरी 6 को हरा दिया एंड दोबारा से जो है फ्रांस इंग्लैंड की कब्जे से अलग हो गया। तो ये एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड उस टाइम पर चल रहा था। अब इनमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, बट हमें जो है पॉलिटिकल बैकग्राउंड को, राजाओं को लिंक करना है, ताकि जब हम क्वीन एलिजाबेथ को पढ़ें
पढ़ें, उनको समझें, हमें पता हो कि उनका बैकग्राउंड क्या था, वो कौन सी डायनेस्टी, ट्यूडर डायनेस्टी से वो आई थी, उनके जो फोर फादर्स थे वो क्या कर रहे थे, इंग्लैंड की किस तरह की सिचुएशन थी, वो सारी चीजें हम समझेंगे। सो कुल मिलाकर इंग्लैंड की बहुत अच्छी हालत नहीं थी इस टाइम तक। इंग्लैंड की जो फॉरेन पॉलिसीज थी वो बिल्कुल अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से जो फ्रांस है उसने रिवोल्ट किया एंड जोन ऑफ आर्क की लीडरशिप में उन्होंने हेनरी सिक्स को हराकर वापस अपना सब कुछ ले लिया। इसके अलावा इंग्लैंड में और क्या हो रहा था, ये तो राजाओं की सिचुएशन है। इंग्लैंड में ना सिर्फ बाहर के लोगों के साथ लड़ाइयां चल रही थी, बल्कि इंग्लैंड में अंदर भी सिविल वॉर्स चल रही थी। सो सिविल वॉर क्या होती है? सिविल वॉर आपको मैंने पहले पिछले लेक्चर्स में भी बताया था, जब किसी कंट्री में अंदर ही आपस में ही दो गुटों में या कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में लड़ाई चल रही हो, उसको सिविल वॉर कहते हैं, जिसका बहुत बुरा इंपैक्ट जो है कंट्री के ऊपर पड़ता है। जैसे इंडिया में किसानों ने आंदोलन कर दिया था पीछे गवर्नमेंट के खिलाफ, तो वो भी एक तरह से सिविल वॉर का एक एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। सो इंग्लैंड में सिविल वॉर्स चल रही थी, कैडेज रिबेलियन चल रहा था, ब्लडी वॉर्स ऑफ रोजेस, ये सारी चीजें चल रही थी। वॉर ऑफ रोजेस क्या है? वॉर ऑफ रोजेस है कि दो हाउस थे इंग्लैंड में, हाउस ऑफ लेंसेस्टर एंड हाउस ऑफ यॉर्क्स। सो इन दोनों ही ग्रुप्स की लड़ाई चल रही थी गद्दी के लिए, ये आपस में ही लड़ रहे थे, जिसको हम वॉर ऑफ रोजेस कहते हैं। एंड रिचर्ड थ्री एक किंग हुए हेनरी सिक्स के बाद, जिन्होंने इन सिविल वॉर्स को खत्म करने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और इन्होंने इंग्लैंड में एक तरह की शांति को एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। रिचर्ड थ्री के बाद राजा हुए हेनरी सेवन, जिनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, तो हम उन्हें स्किप भी कर सकते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट किंग है वो है किंग हेनरी एट। सो किंग हेनरी एट क्यों इंपॉर्टेंट है? एक तो वो हमारी क्वीन एलिजाबेथ के फादर हैं, दूसरा उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें की जिसकी वजह से लिटरेचर में कुछ ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से रिलीजन में बहुत सारे चेंजेस हुए, उनको हम देख लेते हैं। सो इनसे आपको एग्जाम में कुछ कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आपको जानना पड़ेगा कि ये हैं कौन। सो बेसिकली ये क्वीन एलिजाबेथ के फादर हैं। हेनरी एट जो हैं उनका कोई भी बेटा नहीं था, ठीक है, एक बेटा उनको चाहिए था, क्योंकि उस टाइम पर ये रूल था कि राजा का आगे जो वारिस होगा वो उसका लेजिटिमेट बेटा होना चाहिए। सो इनकी एक रानी थी, बट इनकी बहुत सारी दासियों के साथ अफेयर्स थे, उनसे इन्हें बेटे थे, बट उनको राजा नहीं बनाया जा सकता था। तो इनको एक लेजिटिमेट बेटा चाहिए था, जिसके कारण वो चाहते थे कि मैं दूसरी शादी करूं, क्योंकि पहली रानी से सारी बेटियां ही हो रही थी। तो इनके माइंड में ये आया कि मैं दूसरी शादी करूंगा तो शायद मुझे बेटा मिल जाएगा। बट उस टाइम पर क्रिश्चियनिटी बहुत पावर में थी, क्रिश्चियन रूल को ये फॉलो करते थे, एंड क्रिश्चियनिटी में दूसरी शादी अलाउड नहीं थी, तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो इनके अंदर बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि इनका बेटा हो जो इनका वारिस बने। तो इन्होंने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को मानने से मना कर दिया। क्रिश्चियनिटी को मानने से नहीं, हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने क्रिश्चियनिटी की एक नई ब्रांच शुरू की, जिसको हम एंग्लिकन चर्च कहते हैं या इंग्लिश चर्च कहते हैं। और इन्होंने एक एक्ट लागू किया, एक्ट ऑफ सुपरमेसी, जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि जो मैं बोलूंगा वही एक जो है रूल होगा, है ना, कि मेरा जो मेरे कहे शब्द हैं वही शासन होगा, जो मैं बोलूंगा वही माना जाएगा। आई एम द सुप्रीम पावर, इन्होंने अपने आप को सुप्रीम पावर घोषित कर दिया ताकि ये दूसरी शादी कर सके। इसी चक्कर में जो है एंग्लिकन चर्च सामने आई। तो पहले क्या था, कैथोलिक्स थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, अब एक थर्ड ब्रांच आ गई एंग्लिकन चर्च, जिसको हम आगे एलिजाबेथन एज में भी देखेंगे, बहुत ज्यादा ग्रो किया एंग्लिकन चर्च ने, और शांति एस्टेब्लिश करने में भी इस चर्च ने अपना एक रोल प्ले किया। सो ये हेनरी एट की कहानी थी। हेनरी एट के टाइम पर ही प्रिंटिंग प्रेस आई 1476। ये एक इंपॉर्टेंट ईयर है। कैक्सटन नाम के एक इंसान ने प्रिंटिंग प्रेस को इंग्लैंड में एस्टेब्लिश किया। सो कैक्सटन्स प्रिंटिंग प्रेस 1476 में आई, जिसकी वजह से बहुत सारे रेवोल्यूशंस हुए, रेफॉर्मेशन आया। रेफॉर्मेशन भी एक बड़ा रोल प्ले करता है इस एज में। बाहर से जो रेवोल्यूशन के टाइम पे, रेनेसा के टाइम पे जो बुक्स आई थी, जो कि ग्रीक माइथोलॉजी से रिलेटेड थी, फिलोसफिकल बुक्स आई थी। सो वो जो बुक्स हैं प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जगह जगह, घर घर पहुंची, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस से उन बुक्स को पब्लिश करना बहुत आसान हो गया। इससे पहले क्या
हो रहा था, जो चर्च है वो लोगों को एजुकेट कर रही थी एंड चर्च की एजुकेशन के ऊपर मोनोपोली थी। सो चर्च के लोग क्या कर रहे थे, लैटिन लैंग्वेज में बाइबल लिखी हुई थी उसी को अपने हिसाब से एक्सप्लेन करते थे। जैसे इंडिया में हम देखते हैं कि पंडितों को संस्कृत आती है एंड वो किसी भी तरह से उन चीजों को हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो उनका मतलब ही नहीं पता, जो उन्होंने कह दिया वो हमने मान लिया। सो चर्च जो है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ गया था इस वजह से। बट जब प्रिंटिंग प्रेस आई और बाइबल को ट्रांसलेट किया गया और उसे घर घर पहुंचाया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, तो लोगों के अंदर एक नॉलेज का रिवाइवल आया एंड इसीलिए रेफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि इस टाइम पर एस्टैब्लिश हुआ। बाइबल के बहुत सारे ट्रांसलेशंस हुए, वो भी आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि बाइबल के ऊपर भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। सो बाइबल के 8 से 9 ट्रांसलेशंस हुए, डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने उसको ट्रांसलेट किया, किसी ने ओल्ड टेस्टामेंट को किया, किसी ने न्यू टेस्टामेंट को किया, तो वो भी आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो इसका अब क्या बेनिफिट हुआ कि स्कूल्स एस्टेब्लिश हुए, यूनिवर्सिटीज एस्टेब्लिश हुई, एजुकेशन का रिलीजन से कट ऑफ हो गया एंड लोगों ने साइंटिफिक मैथमेटिकल नॉलेज को लेना भी शुरू किया। तो ये एक बड़ा मेजर चेंज था एंड ग्रीक आइडियाज, ग्रीक कल्चर भी इंग्लैंड में एस्टेब्लिश हुआ। तो एक नई विचारधारा लोगों को मिली एंड लोगों का जीवन जीने का तरीका जो है चेंज हुआ। तो ये तो थे पॉलिटिकल एंड सोशल एंड रिलीजियस इवेंट्स, जो कि किसी भी लिटरेचर के स्टूडेंट को जिस भी टाइम का वो लिटरेचर पढ़ रहे हैं उनको समझना चाहिए, तभी लिटरेचर भी हमें समझ में आता है। सो अब हम देखते हैं कि इंपॉर्टेंट ऑथर्स कौन कौन से हैं। तो बेसिकली 7 इंपॉर्टेंट ऑथर्स हमें इस एज के करने हैं, जिनके 2 से 3 टेक्स्ट हैं जिनको हम डिटेल में करना है, बाकी सब कुछ सरफेस लेवल पे। मैं कोशिश करूंगी हर ऑथर के इंपॉर्टेंट वर्क्स की जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं मैं आपको इस लेक्चर में आपके साथ शेयर करूं। राइटर्स कौन कौन से हैं, रॉजर एस्ट्रम हैं, एरास्मस हैं, थॉमस मोर हैं, टिंडल हैं, व्याट हैं एंड सरे भी हैं एंड मैलरी। तो ये 7 मेजर ऑथर्स हैं जिनको हमें डिटेल में करना है। इनको 1 बाय 1 देख लेते हैं, इनकी बुक्स देख लेते हैं, इनकी लाइफ से जुड़ी वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स देखेंगे जिसके बारे में हमें एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो रॉजर एस्ट्रम जो हैं वो कौन है? रॉजर एस्ट्रम क्वीन एलिजाबेथ के ट्यूटर थे। हेनरी 8 क्वीन एलिजाबेथ के जो फादर हैं उन्होंने इनको अपॉइंट किया था अपनी बेटी को ट्यूशन देने के लिए, अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, नॉलेजेबल बनाने के लिए। सो इसी दौरान जब वो क्वीन एलिजाबेथ को पढ़ा रहे थे, इन्होंने एक बुक लिखी टॉक्सोफिलस, जिसका एजुकेशन से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है। ये जो बुक है ये धनुर्विद्या के ऊपर लिखी गई है। धनुष, ठीक है, बो का मतलब होता है धनुष, तो इसका जो एक्चुअल मतलब है टॉक्सोफिलस का, लवर ऑफ द बो, टॉक्सोफिलस, ठीक है। सो टॉक्सोफिलस बुक है जो कि 1545 में इन्होंने पब्लिश करवाई थी। ये बुक है क्या? ये बुक इन्होंने लिखी है डायलॉग फॉर्म में। टॉक्सोफिलस एंड फिलोलॉजस 2 कैरेक्टर्स जो है उन्होंने बनाई है जिनके बीच में डायलॉग्स एक्सचेंज हो रहे हैं। टॉक्सोफिलस जो है वो आर्चरी को प्रमोट करता है, यानी कि वो कहता है कि धनुर्विद्या सबसे इंपॉर्टेंट है एंड उसी में हर इंसान को जो है एक्सपर्टीज लेनी चाहिए और अपने फ्री टाइम में उसको ही प्रैक्टिस करना चाहिए। बट जो फिलोलॉजस है वो कहते हैं कि स्टडी सबसे अच्छा ऑप्शन है, इंसान को एजुकेशन लेनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए, अपने पास टाइम में भी उसे स्टडी करनी चाहिए। सो इन दोनों में से जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाया गया है वो टॉक्सोफिलस का दिखाया है रॉजर एस्ट्रम ने, और आर्चरी को प्रमोट किया है। ये जो बुक है ये इन्होंने डेडिकेट की थी हेनरी 8 को एंड इसकी वजह से इनको एक 10 पाउंड्स की पेंशन भी लगी थी, हर साल इनको मिलते थे। एंड एक और बुक इन्होंने लिखी थी जो जिसका नाम है स्कूल मास्टर। अब ये जो बुक है ये इन्होंने इसी दौरान लिखी थी अपने जीवन काल में, बट इसको पब्लिश किया गया था बहुत बाद में, 1570s के अराउंड इसको पब्लिश किया गया था। अब इस बुक के लिखने के पीछे इनका कोई ऐसा मकसद नहीं था कि ये स्कूल्स में पढ़ाई जाएगी। ये बुक इन्होंने लिखी थी जो नोबल फैमिलीज के बच्चे हैं, अमीर घरों के जो बच्चे हैं उनको एजुकेट करने के लिए। बट इस बुक की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी, फिर इसको एक कोर्स बुक की तरह भी इंट्रोड्यूस किया गया। तो ये 2 बुक्स आपको रॉजर एस्ट्रम की याद रखनी है, टॉक्सोफिलस एंड स्कूल मास्टर। दोनों के नेम्स के ऊपर, ईयर्स के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिक डिटेल्स मैंने आपको बता दी, इसके अलावा आपको इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है।
नेक्स्ट ऑथर हैं इरास्मस। इरास्मस भी एक बहुत फेमस एंड रिनाउंड ऑथर हैं इस एज के। इन्होंने लिखा है प्रेज ऑफ फॉली। प्रेज ऑफ फॉली एंड थॉमस मोर का यूटोपिया, दोनों ही बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को ही लेटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, बाद में इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पब्लिश कराया गया था। अब इस बुक में क्या है, फॉली, फॉली वैसे तो हमारी जो गलतियां होती है, हमारी जो कमियां होती हैं उसको कहते हैं, बट इस बुक में इन्होंने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है फॉली को। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, उसको ह्यूमन फिगर दे दी। वैसे फॉली कोई लड़की या कोई पर्सन नहीं है, बट इन्होंने उसको पर्सोनिफाई कर दिया। सो फॉली दिखाया गया है कि वो एक गॉडेस है। किसकी बेटी है वो, प्लूटस एंड यूथ नाम के गॉड्स की बेटी है। एंड उसके अंदर जो घमंड है, उसके अंदर जो फॉलीज हैं, फॉली के अंदर जो कमियां हैं, वो उसको पॉजिटिव रूप में लोगों को बता रही है एक स्पीच के थ्रू। सो इस बुक के थ्रू इरास्मस का क्या मोटिव था, वो ये बताना चाहते थे कि हमें इग्नोरेंस से दूर रहना चाहिए, सुपरस्टिशन से, फ्लैटरी से, लेजीनेस, जितनी भी ऐसी बुराइयां हैं, उन सब बुराइयों से हमें दूर रहना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सके, एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर सके। ये जो बुक है 1511 में पब्लिश हुई थी लेटिन लैंग्वेज में। ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको समझने हैं। बाकी इसकी बेसिक सी समरी आप पढ़ना चाहो तो विकिपीडिया से पढ़ सकते हो, और इरास्मस से आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो हमारे ऑथर हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑथर हैं, यूजीसी नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर्स में इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। पिछले पेपर्स को अगर आप उठा के देखोगे तो थॉमस मोर का एक ही वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से हमें क्वेश्चन मिलते हैं, वो है यूटोपिया। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्क, ऐसा माना जाता है कि इससे ऊपर का वर्क आज तक किसी ने नहीं लिखा है। आज भी मोस्टली कंट्रीज में यूटोपिया को रेफर किया जाता है। जब भी पॉलिटिशियंस या रूल्स या लॉज बनते हैं तो ऐसा माना जाता है कि मल्टीपल कंट्रीज में इसे रेफर किया जाता है, इसे पढ़ा जाता है, उसके बाद रूल्स बनाए जाते हैं। सो ये भी लेटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी एंड बाद में पब्लिश की इंग्लिश में। 1516 में इसको पब्लिश किया गया था। ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैक्सिमम डिटेल्स इंपॉर्टेंट है, तो आपको यूटोपिया किसने लिखा, किस लैंग्वेज में लिखा, किस ईयर में लिखा, इसका सबटाइटल क्या है, इसमें कौन से कैरेक्टर्स है, स्टोरी लाइन क्या है, वो सारी चीजें, क्योंकि इसमें डेप्थ से क्वेश्चन आता है तो वो सारा कुछ आप पढ़ सकते हो। विकिपीडिया से पढ़ लोगे उतना भी काफी है, ऐसा नहीं है कि आपको बुक लेके डिटेल में पढ़ना है। उसमें आपको काफी डिटेल्स मिल जाती हैं। जो थॉमस मोर हैं उनको अपनी कंट्री से बहुत प्यार था एंड वो चाहते थे कि जो उनकी कंट्री यानी इंग्लैंड है वो बहुत ही अच्छी कंट्री हो, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हों कि यहाँ के रहने वाला हर इंसान बहुत खुश और हैप्पी और शांत लाइफ को व्यतीत करे। बट उस टाइम पे ऐसा टाइम था कि राजा को डायरेक्टली जाके कोई सजेशन नहीं दे सकता था, क्योंकि राजा को पसंद नहीं आया तो आपको पनिशमेंट मिल सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, एक बुक के थ्रू जैसा जैसा वो अपनी कंट्री में चाहते हैं वैसा वैसा उन्होंने इस बुक में लिखा है। यूटोपिया का मतलब क्या होता है, यूटोपिया का मतलब होता है एक ऐसी जगह जो आइडियल हो, है ना, जो बेस्ट हो। और यूटोपिया का उल्टा होता है डिस्टोपिया, ऐसी जगह जहां पर कुछ भी अच्छा ना हो। ठीक है, यूटोपिया एंड डिस्टोपिया दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस बुक के बाद इस दुनिया में आए। यूटोपिया यहाँ पर एक इमेजिनरी जगह है एंड थॉमस मोर यहाँ पर ऑथर भी हैं एंड इस बुक में एक कैरेक्टर का नाम भी थॉमस मोर है जो थॉमस मोर की सोच को रिप्रेजेंट करता है। वो एक कैरेक्टर है एंड थॉमस मोर जो इसमें कैरेक्टर है उसकी ये कहानी है कि कैसे वो एंटेवर्प नाम की एक जगह पर एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं और वहां पर रुककर वो अपने एक दोस्त को मिलने जाते हैं। पीटर गाइल्स नाम का उनका एक पुराना दोस्त है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के नाम आपको पता होने चाहिए। पीटर गाइल्स से मिलते हैं। पीटर गाइल्स उनको अपने एक दोस्त राफेल हैथलोडी से मिलवाते हैं। तो ये तीनों लोग जो हैं गार्डन में बैठे हैं, चाय शाय पी रहे हैं, गप्पे मार रहे हैं एंड अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। राफेल हैथलोडी जो है वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स एंड फिलॉसफी को मर्ज कर देना चाहिए, ताकि जो
कंट्रीज हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से एस्टैब्लिश हो सके। तो बाकी जो दो लोग हैं, पीटर गाइल्स एंड थॉमस मोर, वो इस चीज से सहमत नहीं होते। वो कहते हैं कि ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं सकता कि पॉलिटिक्स एंड फिलोसफी मर्ज हो जाए। फिर हेथलोडी कहते हैं कि मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरे पिछले ट्रेवल्स में मुझे एक बंदा मिला अमेरिगो वेस्पुची नाम का। अमेरिगो वेस्पुची ने मुझे बताया कि उसने एक ऐसी कंट्री देखी है जहां पर शांति है, जहां के हर इंसान के राइट्स का ध्यान रखा जाता है एंड पीपल आर वेरी हैप्पी। सो यूटोपिया नाम की एक जगह उन्होंने देखी थी, एक कंट्री देखी थी, जिसके बारे में वो बताते हैं कि जहां पर लिबर्टी है, इक्वालिटी है, फ्रेटर्निटी है, एक्चुअल में, सिर्फ किताबों में नहीं, एक्चुअल में वहां के जो लोग हैं वो खुश है। तो इस पूरी बुक में वो सारे रूल्स बताते हैं कि वहां के सिटीजन्स क्या करते हैं, वो कितने घंटे सोते हैं, कितने घंटे क्या काम करते हैं, वहां का राजा कैसा है, राजा को चूज करने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, लोग जो है आर्मी में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं, लोग अपने फैमिली के लिए कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। तो वो बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ी थोड़ी डिटेल्स कि उनका पास टाइम क्या है। एक बार क्वेश्चन भी ये पूछा गया था कि उनका पास टाइम क्या है, जो यूटोपिया में लोग रहते हैं वो अपना टाइम पास किन चीजों में करते हैं। सो वो पत्ते खेलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें करते हैं। तो इस बुक की समरी जब आप पढ़ोगे तो आपको ये सारी डिटेल्स पता चलेंगी, जिसमें से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। सो लास्ट में इस बुक में थॉमस मोर कहते हैं कि हमारी कंट्री या यूरोप की कोई भी कंट्री कितने सालों से यहाँ पर सिविलाइजेशन है, बट फिर भी यूटोपिया के जैसे हम क्यों नहीं हैं, क्यों हमारी जो सिविलाइजेशन है वो यूटोपिया के बराबर की नहीं है। तो इस नोट पर ये जो बुक है एंड हो जाती है। सो थॉमस मोर का यूटोपिया आपको करना है, मैंने मोटी मोटी स्टोरी लाइन आपको बता दी, एंड इन 4 कैरेक्टर्स के नाम आपको याद रखने हैं, थॉमस मोर, पीटर गाइल्स, राफेल हेथलोडी एंड अमेरिगो वेस्पुची। नेक्स्ट हमारे जो ऑथर हैं वो हैं टिंडेल। टिंडेल ने जो है ट्रांसलेट किया है बाइबल को, बाइबल के न्यू टेस्टामेंट को। सो टिंडेल्स न्यू टेस्टामेंट इनका वर्क है, जो माना जाता है कि सबसे रिनाउंड वर्क है, क्योंकि उस टाइम पर रिलीजन अपनी एक अलग पहचान बना रहा था, अपनी एक अलग उसकी धाक थी। सो रिलीजियस बुक्स को लोग पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझते थे। तो जब न्यू टेस्टामेंट आया, इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट किया गया ग्रीक लैंग्वेज से, तो लोगों को बहुत पसंद आई। तो ये बुक काफी पॉपुलर हुई थी। इसका ईयर इंपॉर्टेंट है, 1525 में इसको पब्लिश किया गया था, और बहुत ही रिनाउंड बुक्स में से ये एक है। बाइबल्स की 6-7 ट्रांसलेशंस हैं जो अलग अलग लोगों ने की है, तो वो 6-7 ट्रांसलेशंस आपको करनी बहुत जरूरी है, उनके ईयर्स और वो किस किस लैंग्वेज से ट्रांसलेट हुई हैं, हैब्रू से, ग्रीक से, और उसमें न्यू टेस्टामेंट के पार्ट्स हैं या ओल्ड टेस्टामेंट के पार्ट्स हैं, ये चीजें आपको जाननी बहुत जरूरी हैं। और टिंडेल के वर्क को क्रैनमर्स नाम की बाइबल में भी इंक्लूड किया गया है, उसमें से बहुत सारी चीजें ली गई हैं जो कि 1539 में पब्लिश हुई थी। सो टिंडेल का इतना ही हमें करना है, डिटेल में नहीं जाना है। व्याट एंड सरे से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, इनकी हमें कोई चीज डिटेल में नहीं पढ़नी है, बट इनके कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, इसी लेक्चर में आपका वो कंप्लीट हो जाएगा, कवर हो जाएगा। 1557 में एक जो है प्रिंटेड कलेक्शन आई थी पोएम्स की, फर्स्ट प्रिंटेड कलेक्शन ऑफ पोएम्स जिसे कहा जाता है, और जिसका नाम है टोटल्स मिसलेनी। ठीक है, मिसलेनी, टोटल्स मिसलेनी में व्याट एंड सरे ने अपने सोनेट्स को इंक्लूड करा है, अपनी पोएम्स को इंक्लूड करा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके अलावा एक क्वेश्चन जो है वो बहुत बार पहले पूछा जाता था, अर्ल ऑफ सरे कौन है। अर्ल ऑफ सरे जो है वो एक पोस्ट है, एंड उस पोस्ट के ऊपर किसको कौन है, हेनरी हावर्ड। हेनरी हावर्ड को ही अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है। सो इन दोनों ने क्या खास चीज हमें दी है, एक तो सोनेट, दूसरा ब्लैंक वर्स। दोनों ही आने वाले टाइम में, इनके बाद का जो टाइम है आज तक बहुत फेमस है, बहुत सारे सोनेट सीक्वेंसेस लिखे गए और बहुत सारे लोगों ने ब्लैंक वर्स को एक्सेप्ट किया। सो इन्होंने क्या किया, वर्जिल की एक बुक है एनिड, उसके 2 बुक्स को ट्रांसलेट किया, पहली बार ब्लैंक वर्स, यानी कि जिसको हम स्ट्रेंज मीटर भी कह सकते हैं, स्ट्रेंज मीटर में इन्होंने उसको ट्रांसलेट किया, जिसको बाद में ब्लैंक वर्स कहा जाने लगा, एंड बहुत पॉपुलर ये हुआ। दूसरी चीज इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को दी है सोनेट्स। सोनेट्स क्या हैं, सोनेट्स 14 लाइंस की एक पोएम होती है। सो सबसे पहले
नहीं कहेंगे कि इन्होंने सोनेट्स लिखे, बट इंग्लिश में सबसे पहले लिखे। इन्होंने इटली के एक ऑथर पेट्रार्क को फॉलो करके सोनेट को इंग्लिश में लिखा, जिसकी वजह से पेट्रार्कन सोनेट जो है इंग्लिश में आया। इसके बाद शेक्सपियर ने अपने तरह का एक सोनेट बनाया जिसको हम इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट कहते हैं। ठीक है, सो लिटरेरी टर्म्स वाले सेक्शन में हमने सोनेट को डिटेल में पढ़ा है, हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो सोनेट इन्होंने दिया, जिसके बाद बहुत सारे लोगों ने सोनेट्स को एक्सेप्ट किया। शेक्सपियर ने, मिल्टन ने, जॉन डन ने, बहुत सारे लोगों ने सोनेट्स को लिखा है। तो ये दो चीजों का श्रेय जो है वो वियाट एंड सरे को जाता है। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के आ सकता है। स्ट्रेंज मीटर क्या है, ब्लैंक वर्ड्स को स्ट्रेंज मीटर कहता है। सोनेट कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं, पेट्रार्कन सोनेट एंड इंग्लिश सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट की क्या खास बात है, इंग्लिश सोनेट से वो कैसे डिफरेंट है, सबसे पहले सोनेट्स को कौन इंग्लैंड में लेके आया था, वियाट एंड सरे। सरे का नाम क्या है, सरे का नाम है हेनरी हॉवर्ड। सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो इन दोनों ऑथर से बनते हैं, जिनको आज तक भी रिपीटेडली पूछा गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑथर है हमारे मैलरी। मैलरी ने लिखा है मोटे द आर्थर। मोटे द आर्थर का मतलब है आर्थर से रिलेटेड, किंग आर्थर से रिलेटेड कहानियां। ठीक है, सो ये एक बहुत फेमस वर्क हुआ। एंड किंग आर्थर के बारे में आपको पता होगा, किंग आर्थर इंग्लैंड के ही पुराने टाइम के एक बहुत रिनाउंड राजा हैं। जैसे हमारे यहाँ अकबर बीरबल के किस्से हैं, हमारे यहाँ रॉबिन हुड की कहानियां हैं, उसी तरह से एक राजा हुए किंग आर्थर, जिनकी एक राउंड टेबल थी, जिनके नाइट्स थे बहुत सारे, और बहुत सारी भविष्यवाणियां पहले ही उनके लिए हो चुकी थी, और आज तक भी लोग उनके ऊपर कहानियां लिख रहे हैं, उनकी कहानियों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, सो इनका सिर्फ हमें नाम पढ़ना है, इसकी बेसिक डिटेल्स हमें पता होनी चाहिए मोटे द आर्थर की। एंड इसको भी पहले लैटिन लैंग्वेज में लिखा गया था, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। एंड इस वर्क से पर्टिकुलरली बहुत सारे ऑथर्स ने इंस्पिरेशन ली है, बहुत सारे ऑथर्स ने इस वर्क को पढ़ने के बाद अपने वर्क्स में इंक्लूड किया है। सो जिसमें हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर के कंटेम्पररीज यानी कि एलिजाबेथन एज के जो राइटर्स हैं, उन्होंने मैलरी के मोटे द आर्थर से इंस्पिरेशन ली। आज के टाइम की बात करें या कंटेम्पररी टाइम्स की बात करें, टेनिसन हो गए, मैथ्यू आर्नोल्ड हो गए मॉडर्न एज से, स्विनबर्न हो गए, मॉरिस हो गए, इन सब ने भी मोटे द आर्थर से इंस्पिरेशन लेकर वर्क्स लिखे हैं। जैसे आइडल्स ऑफ द किंग, उसमें भी मोटे द आर्थर यानी किंग आर्थर की कहानियां हैं। डेथ ऑफ ट्रिस्टम एंड और बहुत सारी ऐसी पोएम्स या वर्क्स हुए जिसमें मैलरी का कंट्रीब्यूशन हमें दिखाई देता है। तो ये हमारे 7 ऑथर्स थे, इनको आपको डिटेल में करना है। इसके अलावा आपका कोई सवाल है या आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताना। इसके अलावा आपको एज ऑफ रिवाइवल से कुछ और करने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस एज ऑफ रिवाइवल से हैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड अपने जो बेस्ट सुझाव हैं वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम आपके लिए और किस तरह की वीडियोस बनाएं जो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे। थैंक यू सो मच वंस अगेन।